हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो वार्षिक परीक्षा की हम संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत 9वीं की सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हम करने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, प्लेलिस्ट है जिसमें सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के वीडियो बने हुए हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के वीडियो आने वाले हैं, तो आप उनको देखकर अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भारत हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है। यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। भारत के भू राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि अनेक हितों की पूर्ति हिंद महासागर से ही होती है। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को जोड़ता है तथा इसका व्यापार की दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। ठीक है, हिंद महासागर एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को जोड़ता है तथा इसका व्यापार के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। दूसरा है, भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। और तीसरा इसमें आ जाएगा, भारत के संसाधनों की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है। ठीक है, भारत के संसाधनों की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, जो 3 बिंदु हम लिखेंगे वह पहला है, देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारतीय मानक समय प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए UTC धन 5:30 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय के अंतर को समाप्त करने के लिए। और तीसरा है, समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है ये बताना था। तो सबसे आसान, सबसे पहले हम लिख देंगे कि समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय के अंतर को समाप्त करने के लिए। और तीसरा हम लिख देंगे, देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है मानक समय। और भारतीय मानक समय प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए UTC धन 5:30 है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। बाद अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण आदि है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण आदि। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? कोरियालिस बल, तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इसके बाद जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ठीक है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था बताता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताता है, जबकि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताता है, जबकि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं,
तो इसका उत्तर होगा मानसूनी वर्षा की विशेषता। पहली विशेषता है समय, एक निश्चित समय अंतराल में ही होती है। तो मानसूनी वर्षा जो है एक निश्चित समय अंतराल में ही होती है। दूसरा है वितरण, असमान वितरण होता है, किन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक, किन्हीं में बहुत कम। तो बहुत आसान है इसका उत्तर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मानसूनी वर्षा ही होती है हमारे देश में जो वर्षा होती है, और यह एक निश्चित समय अंतराल में ही होती है। दूसरा है इस वर्षा का वितरण असमान होता है, किन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो जाती है और किन्हीं में बहुत कम होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है जेट पवने क्या है? जेट पवने क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं जेट पवने कहलाती है, जिनकी गति 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं जेट पवने कहलाती है और इनकी जो गति है 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए। भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव, तो इसका उत्तर होगा जेट धाराओं के पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। जेट धाराओं के पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा जीवमंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास हैं। ठीक है, जीवमंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार शोलास, घास के मैदान और दलदल सम्मिलित हैं। यहाँ पर हम दो संकटापन्न प्राणी प्रजातियां नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, फिर से देख लेंगे, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? तो हम लिखेंगे जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के आवास है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार शोलास, घास के मैदान और दलदल सम्मिलित है। यहाँ पर दो संकटापन्न प्राणी प्रजातियां नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है सर्पगंधा, अर्जुन, नीम और तुलसी के एक एक औषधीय गुण लिखिए। सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तथा तुलसी के एक एक औषधीय गुण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सर्पगंधा, इसके औषधीय गुण है रक्तचाप का नियंत्रण। सर्पगंधा जो औषधि इससे होता है रक्तचाप का नियंत्रण। इसके बाद अगला है अर्जुन, अर्जुन से कान दर्द व रक्तचाप नियंत्रण होता है, कान दर्द व रक्तचाप नियंत्रण। इसके बाद जो अगली औषधि वह नीम, नीम जो है जीवाणुनाशक होता है। इसके बाद अगली औषधि है तुलसी, तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि कारक है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो इस प्रकार हमने एक एक औषधि गुण इनके लिख दिए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं लिखिए। मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं, तो इसका उत्तर है मैंग्रोव वन समुद्री तट को स्थिर करते हैं। दूसरा यह तूफानी लहरों, धाराओं और ज्वार से समुद्री कटाव को कम करते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री तट को स्थिर करते हैं और ये तूफानी लहरों, धाराओं और ज्वार से समुद्री कटाव को कम करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के दो पक्षी अभ्यारण्य के नाम लिखिए। भारत के दो पक्षी अभ्यारण्य, तो इसका उत्तर होगा पक्षी अभ्यारण्य वेदांतंगल और घना पक्षी विहार। इसके बाद है भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ ही भारत के दो प्रमुख जीवमंडल निचय क्षेत्र के नाम, तो जीवमंडल निचय में आ जाएंगे पंचमढ़ी, पन्ना, अमरकंटक, अचकमर और नंदा देवी। ठीक है, पंचमढ़ी, पन्ना, अमरकंटक, अचनकमर और नंदा देवी।
तो इस प्रकार हमने 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की तैयारी करी है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।